हेलो फ्रेंड्स, विद्यादीप में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम यूपी टेट के 2011, 13, 14, 16 और 17 के पेपर सॉल्व कर चुके हैं बाल मनोविज्ञान के। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2018 के पेपर के बारे में, जो कि प्राइमरी लेवल का है। दोस्तों, अभी तक के पेपर जो किए हैं इसमें एनालिसिस ये निकला है कि यदि आप पेपर को दोनों लैंग्वेज में अटैम्प्ट करते हैं, मतलब अगर हिंदी में थोड़ा समझने में कन्फ्यूज़न होता है तो आप इंग्लिश में अगर देखते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ में आ जाते हैं। तो चलिए, इस बार जो पेपर लेकर आए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और भी ऑप्शन आप देखेंगे, जैसे पहला ऑप्शन है कि एक ऐसी स्थिति है सीखना जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, यह ऑप्शन गलत है। सीखना एक स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, नहीं, यादृच्छ मतलब रैंडम क्रिया बिल्कुल नहीं है। सीखना एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया होती है। और एक लास्ट ऑप्शन है कि परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। इस ऑप्शन में भी चौथा ऑप्शन है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण, ये भी ऑप्शन गलत है। सही आंसर है आपका संज्ञानात्मक संकार्य है। सीखना जो है, सीखना एक कॉग्निटिव ऑपरेशन है। कॉग्निटिव ऑपरेशन है मतलब एक बौद्धिक क्रिया है। पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। क्या है सीखना? एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगला है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया, सीखना कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। अगला है सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है, ये ऑप्शन आपका सही है। संज्ञानात्मक संकार्य का मतलब कॉग्निटिव ऑपरेशन, मतलब कोई भी बौद्धिक क्रिया है। तो हम जानते ही हैं कि सीखना जो है एक बौद्धिक क्रिया है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें, कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा था? कोहलर ने प्रयोग किया था अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर। अंतर्दृष्टि जो कि अधिगम का एक सिद्धांत है, अधिगम का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। इसके अलावा इसमें कोहलर के अलावा और कौन कौन मनोवैज्ञानिक शामिल थे? एक थे कोफका और एक थे मैक्स वर्दिमर। इन तीन लोगों ने मिलकर ये सिद्धांत को दिया था। और इसमें पूछा जा सकता है कि प्रमुख अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रमुख प्रणेता कौन है? तो वो है मैक्स वर्दिमर। कोहलर ने इस पर प्रयोग किया था और कोफका ने इसको बाद में और अधिक स्टडी किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए दोस्त सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अक्षरों व शब्दों से। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो भाषा की छोटी इकाई होती है ध्वनि, और ध्वनि के बाद आते हैं अक्षर। ध्वनि मतलब किसी भी प्रकार की जो आवाज़ निकलती है, किसी भी प्रकार का जो साउंड निकलता है उसको आप बोलते हैं ध्वनि। और जब भाषा हम सीखना प्रारंभ करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? अक्षरों व शब्दों से। इसके बाद शब्दों के निर्माण होंगे, फिर वाक्यों के निर्माण होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है या होते हैं? तो ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? वो अधिगम अक्षमता जो गणित संबंधी होती है वो सही है गणना दोष। गणना दोष। और आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है डिस्कैलकुलिया, जो कि हमने पिछले कई पेपर करे हैं वहाँ पर हमने बताया है डिस्कैलकुलिया होता है। डिसलेक्सिया जो है वो पठन संबंधी विकार है, पठन संबंधी विकार होता है। और डिस्टोपिया जो होता है, डिस्टोपिया एक ऐसी अवस्था होती है, ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें समाज जो है बिल्कुल उजड़ा हुआ समझ में आता है, मतलब उसके प्रति कोई भी आकर्षण नहीं रहता है व्यक्ति में, जिसमें डिस्टोपिया नामक अधिगम अक्षमता होती है या बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो समावेशीकरण की सफलता के लिए क्षमता निर्माण का अभाव नहीं हो सकता। अभिभावकों की भागीदारी ना होना, भागीदारी तो जरूरी है। अलगाव तो बिल्कुल एक अपोजिट शब्द हो गया। समावेशी का मतलब होता है लोगों को इकट्ठा करना, अलगाव का मतलब सेग्रीगेशन करना, ये गलत है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 संवेदनशीलता। समावेशीकरण के लिए क्या आवश्यक है? संवेदनशीलता या सेंसिटाइजेशन।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का तत्व कौन सा नहीं है? तो इसमें व्यवहारात्मक है, दैहिक भी है, संज्ञानात्मक भी है, संवेदी। संवेदी जो होता है या सेंसरी जो होता है वो संवेग का तत्व नहीं होता है। व्यवहारात्मक, देखिए संवेग में दैहिक क्यों है? क्योंकि जब भी व्यक्ति संवेग की अवस्था में होता है तो उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे क्रोध आने पर किसी किसी का चेहरा लाल हो जाता है, शरीर कांपने लगता है। इसके अलावा उसके व्यवहार में तो परिवर्तन होता ही है, क्योंकि संवेग में व्यक्ति सामान्य अवस्था में नहीं रहता है। और संवेग, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक या मानसिक या बौद्धिक चीज़ से संबंधित हैं। संवेग किससे संबंधित है? एक मानसिक प्रक्रिया से संबंधित भी है। इसलिए ये तीनों चीज़ें जो हैं वो संवेग का अंग हैं या तत्व हैं। संवेदी या सेंसरी संवेग का अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र, ये अधिगम के 3 क्षेत्र बताए गए हैं। ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक बोल सकते हैं, एक क्रियात्मक और एक भावात्मक। ये तीनों ही क्षेत्र अधिगम के क्षेत्र बताए हैं ब्लूम ने। और इन्होंने जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्रम बताया है, क्रम में सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 4। पहले ज्ञान, फिर अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इससे संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है स्वेच्छाचारी, मतलब शिक्षक अपने हिसाब से ही पढ़ाएगा, ये ऑप्शन तो गलत होगा। जनतांत्रिक, जनतांत्रिक का मतलब है कि बच्चों के हिसाब से पढ़ाना, लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, तो इसका सही आंसर जनतांत्रिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर है विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। अब पूछा जाए अब्राहम मास्लो ने कौन सा दिया था? तो अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता या मांग का सिद्धांत दिया था अब्राहम मास्लो ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, सूचना प्रक्रियाकरण। तो ऐसे आप ध्यान रखते हैं या ऐसे इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अग्रिम व्यवस्था करनी है। तो अग्रिम व्यवस्था किसकी करी जाती है? यदि कोई प्रोसेस होती है तो उसकी हम अग्रिम व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर सूचना प्रक्रियाकरण का मतलब आप इंग्लिश में देखिए इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब सूचना प्रक्रियाकरण। तो जब कोई प्रोसेसिंग होगा तब आप उसमें कोई व्यवस्था कर पाएंगे, एडवांस ऑर्गेनाइज कर पाएंगे उसको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? अधिगम स्थानांतरण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसके स्थानांतरण के लिए कौन सा सही है ऑप्शन? तो कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ये बात तो सही है, ये हो सकता है। अगला देखते हैं, रेखीय अभिक्रम है, शाखीय अभिक्रम है, नहीं, ये तो अभिक्रमित अनुदेशन विधियां हैं। तैयारी और अर्जन, ये भी नहीं बताया गया है अधिगम अंतरण में। अधिगम अंतरण एक क्या है? गति है। गति का मतलब है आपका कि एक जर्नी है। जब हम एक जगह सीखी हुई चीज़ का उपयोग दूसरी जगह करते हैं तो इसको अधिगम अंतरण बोलते हैं। तो ये गति है, कोई एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं आप, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो सरल से कठिन की ओर है, अनिश्चित से निश्चित की ओर है, दृश्य से अदृश्य की ओर है। निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र नहीं है। ये दोनों अलग अलग विधियां हैं, निगमन विधि अलग है, आगमन विधि अलग है, ये शिक्षण की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है। तो माइक्रो टीचिंग में 6 स्टेप होते हैं और स्टेप शुरू होता है योजना निर्माण से। तो इसका सही आंसर है योजना बनाना। योजना बनाना, चलिए यहाँ पे बता देते हैं। पहला स्टेप होता है योजना बनाना, दूसरा होता है शिक्षण, तीसरा होता है फीडबैक। इसके बाद फिर से यही तीनों स्टेप रिपीट होते हैं, पुनः योजना निर्माण या पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण और पुनः फीडबैक। ये 6 स्टेप होते हैं। ये बीच वाला स्टेप जब पुनः योजना वाला होता है ये 12 मिनट का होता है। योजना निर्माण के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है। दूसरा, तीसरा और पांचवा, छठवां, ये सारे के सारे स्टेप जो होते हैं 6-6 मिनट के होते हैं। इस तरह टोटल एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो टोटल समय होता है वो होता है कितना? 12 × 6 = 18 × 6 = 24 × 30 = 36।
36 मिनट का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल क्या है? एक्सप्लोरेशन या अन्वेषण या खोज कह सकते हैं। जो शिक्षण के स्तर हैं उसमें एक है अवबोध स्तर। इसमें कई स्टेप्स आते हैं, इसमें से पहला होता है या मुख्य जो होता है वो है अन्वेषण या खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। अब यहाँ पे विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब है जब आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर ऊपर से नीचे तक के कर्मचारियों के पास अलग अलग पावर हैं, तो अगर पावर जो है किसी एक व्यक्ति के पास कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। कि जैसे मान लो कि जो पावर है, राज्य की पावर है, वो मुख्यमंत्री के पास है और किसी के पास कोई पावर ना रहे, उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। यदि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि मुख्यमंत्री डीएम को कुछ पावर देता है, डीएम एसडीएम को कुछ पावर देता है, एसडीएम और नीचे लेवल के जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं उनको पावर देते हैं, तो इस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो शिक्षा के संबंध में पूछा जा रहा है कि विकेंद्रीकरण कब संभव होगा? जब खंड व संकुल, खंड मतलब बीआरसी और संकुल मतलब एनपीआरसी, केंद्रों की भागीदारी बढ़े। सही है। अगला है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, स्कूल के स्थानीय संदर्भ में भी व्यक्तियों की भागीदारी हो, ये भी सही है। अगला है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री की मौजूदगी हो, तो ये भी आंसर आपका सही है। इस तरह से आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? जब कोई उसका नाम लेकर बुलाएगा तो उसको वो सुनेगा, यानी कि उसमें कौन सी संवेदना होगी? ध्वनि संवेदना होगी। ठीक, इसमें तो कोई कठिनाई है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो प्राक संक्रियात्मक का मतलब यहाँ पर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में देखेंगे तो वही शब्द है प्री ऑपरेशनल। हिंदी में शब्द कई सारे बन जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के शब्द लगभग फिक्स रहते हैं, तो आप इंग्लिश में भी साथ में पढ़ते जाइएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कौन सी है? 2 से 7 वर्ष। पहली होती है संवेदी प्रेरक, जिसकी अवस्था होती है 0 से 2। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, जिसकी अवस्था है 2 से 7। फिर है मूर्त संक्रियात्मक, जिसकी अवस्था है 7 से 11। और एक लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक, जिसकी अवस्था है 11 से 15। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित हर पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था का मतलब होता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बौद्धिक विकास उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित विशेषता नहीं है, ये बताना है। नहीं वाले प्रश्नों पर विशेष गौर किया करो कि जो नहीं है वो बताना है। तो पहला है कि भविष्य की योजना की सूझबूझ, यानी कि अपने कैरियर के लिए प्लानिंग करना, तो ये तो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। चलो और देख लेते हैं आप कि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ये होता है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ये भी सही है। और काल्पनिक भयों का अंत, मतलब इमेजिनरी जो फियर्स होते हैं शैशवावस्था में, वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। तो ये तीनों ही बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। कैरियर प्लानिंग ये बाल्यावस्था की नहीं, ये किशोरावस्था की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, भविष्य की योजना की सूझबूझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सरल है, कई बार आया हुआ है। भाषा विकास से संबंधित हैं आपके नोम चॉम्स्की। ये पिछले पेपर्स में भी हम लोग कई बार कर चुके हैं। 20वां क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो अपना सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा था अधिगम का? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो ये भी सरल क्वेश्चन है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, या प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, या प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, कई सारे नाम हैं इसके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था गैंग एज बाल्यावस्था को बोला जाता है। बाल्यावस्था के अंतर्गत कौन सी उम्र सीमा आ रही है? आप इनमें से देख सकते हैं। ये बाल्यावस्था जो हम
मानते हैं वो 6 से 12 मानते हैं सामान्यतया। तो इसके अंतर्गत केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है 8 से 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा गैंग एज किसको बोलेंगे, 8 से 10 वर्ष को या बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है। फिर से क्वेश्चन आ गया पियाजे का। तृतीय अवस्था कौन सी बताई थी हमने, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहली संवेदी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पहली की उम्र सीमा 0 से 2, दूसरी की उम्र सीमा 2 से 7, तीसरी की उम्र सीमा 7 से 11 और चौथी की उम्र सीमा है 11 से 15 या इससे अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक, ये ध्यान रखना है, मनोवैज्ञानिक कारक आपको बताने हैं। तो अधिगम की इच्छा ये कारक है, प्रेरणा ये भी कारक है, रुचि ये भी कारक है, विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का स्वरूप ये मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सामाजिक मूल्य कौन सा है, सहायतापरक व्यवहार हो सकता है, प्राथमिक लक्ष्य नहीं, इसका क्या मतलब है, प्राइमरी गोल नहीं, ये सामाजिक मूल्य नहीं, मूल प्रवृत्ति नहीं, ये तो जन्मजात होती हैं, आक्रामकता की आवश्यकता ये भी जरूरी नहीं, ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सहायतापरक व्यवहार, ये सामाजिक मूल्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण में से किसके उदाहरण हैं। निम्न में से किसके उदाहरण हैं। पश्च अन्वेषण, पश्च अन्वेषण का मतलब, अन्वेषण मतलब खोज, और साधन साक्ष्य विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना। खोज और एनालिसिस इनमें से किससे संबंधित हो सकते हैं। एल्गोरिथम नहीं, ये तो एक फिक्स्ड प्रोसेस होती है। मानसिक वृत्ति, मेंटल सेट्स नहीं, ये भी नहीं हो सकता। प्रकार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्स्डनेस नहीं, अगर फिक्स्ड होगा कोई भी कार्य अगर फिक्स होगा तो उसमें खोज या एनालिसिस संभव नहीं है। तो ये जो है खोज और एनालिसिस संबंधित हैं स्वतः शोध से। और आप इंग्लिश में देखेंगे तो बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, आर्मस्ट्रॉन्ग। ये क्वेश्चन जो है सुपर टेट 2018 में ये पूछा गया था, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक या खोज विधि के प्रवर्तक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अगर जिसको पता है कि ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहते हैं तो यहाँ पर अन्वेषण देखकर आप ऑप्शन लगा सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। जो लर्निंग कर्व्स होते हैं, जो सीखने के वक्र होते हैं, वो सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये कथन है किसने दिया है, इसका जो सही आंसर है वो है एबिंगहॉस। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो प्राथमिक नियम हम आपको कई बार बता चुके हैं कि थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के नियम दिए हैं उनको दो भागों में बांटा है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक या मुख्य नियम, और सेकेंडरी मतलब गौड़ नियम। तो प्राइमरी में 3 हैं। प्राइमरी में 3 कौन कौन से हैं, पहला है तत्परता का, दूसरा है अभ्यास का और तीसरा है प्रभाव का नियम। ये तीनों ही मुख्य नियम हैं अधिगम के। जो साहचर्यात्मक स्थानांतरण है ये गौड़ नियम है। तो आपको बताना है कि प्राथमिक नियम कौन सा नहीं है। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, पहली बात तो ये सिद्धांत दिया किसने था, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था पावलोव ने। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। और पावलोव जो है एक पाचन क्रिया से संबंधित कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी बाद में दिया गया था। तो यहीं पर उन्होंने ये सिद्धांत भी दिया, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसमें इन्होंने कुत्ते का व्यवहार जो कि लार टपकाना था, तो उसका संबंध स्थापित किया था घंटी की आवाज़ से। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो ये व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को किसी उद्दीपक से रिलेट करता है, उसके साथ अनुकूलन करता है या उस कंडीशन करता है। अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम ये पढ़ ही चुके हम लोग, इसका नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया है स्किनर ने, ये भी अधिगम का एक सिद्धांत है।
स्किनर ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन बोलते हैं या सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन बोलते हैं, कार्यात्मक अनुबंधन बोलते हैं। कई सारे नाम हैं, हम लोग कभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो अधिगम की विशेषता बतानी है कि कौन सा नहीं है। तो आप ढूंढो कौन कौन से हैं। नहीं वाले क्वेश्चन को विशेष ध्यान से आप पढ़ा करो। पहला है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। नहीं, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। यदि कोई बालक सीख रहा है तो जरूरी नहीं है आप उसको ऑब्जर्व कर पाएँ कि वो सीख रहा है, ये तो नहीं है। और ऑप्शन देखते हैं कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, लर्निंग इज ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी हो सकता है, मतलब ये नहीं हो सकता है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, ये सही है, क्योंकि अधिगम जो होता है एक लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है। तो इन दोनों में से देखना है कि अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है और अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अंग्रेजी में इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन है लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, क्या लर्निंग को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है? या लर्निंग इज अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभिवृद्धि के साथ साथ प्राणी में अधिगम बढ़ता जाता है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन तो मतलब अधिगम की विशेषता मानी जा सकती है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है वो नहीं माना जा सकता है कि अधिगम का डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के हिसाब से जो इसमें पूछा गया कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन जो आंसर की दी है यूपी टेट ने उसके हिसाब से पहला ऑप्शन ही इसका सही है। तो इसके साथ यूपी टेट 2018 के मनोविज्ञान के सारे प्रश्न हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।